राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लास में हमने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित एमसीक्यू की क्लास ली थी और उसमें हमने ठोस द्रव गैस भी पढ़े थे। आज जो हम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित एमसीक्यू लेंगे, जिसमें हम इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आने योग्य है उनकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। इसमें पूछा गया आपसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उदाहरण है? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है हाथों पर मेहंदी का रचना और चौथा है बादलों का बनना। तो हम श्वसन की बात करें दोस्तों, तो हमने श्वसन में हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ले हम ऑक्सीजन रहे हैं, छोड़ कार्बन डाइऑक्साइड रहे हैं, तो पदार्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो जो श्वसन रहेगा ये तो रासायनिक अभिक्रिया रहेगी। फिर बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया रहती है यह भी रासायनिक परिवर्तन रहती है। तो श्वसन भी रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण है यह भी रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन का निर्माण करते हैं, मतलब नए पदार्थ का उसमें भी क्या होता है? निर्माण होता है। अगर किसी अभिक्रिया या किसी परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो वो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन रहेगा। अब हम श्वसन की बात करें तो श्वसन जो है यह रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो यह भी रासायनिक परिवर्तन होगा। हाथों में मेहंदी का रचना यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों, यह मैंने आपको एग्जाम्पल में भी लिखाया था। और बादलों का बनना, जो बादलों का जो बनना है यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसलिए इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो क्या रहेगा? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाथों पर जो मेहंदी रचती है उसका कलर धीरे धीरे वायुमंडल या समय के साथ क्या होता है? चेंज होता रहता है, तो वो क्या होता है? एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। तो श्वसन जो है रासायनिक परिवर्तन में आएगा, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन में आएगा और हाथों पर मेहंदी का लगना यह तीनों रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। बादलों का निर्माण दोस्तों ये किसमें आएगा? भौतिक परिवर्तन में आएगा। अब जब मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ कुछ नए पॉइंट आते हैं, जैसे श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, ये दोनों इनको आप आपके नोट्स में ऐड करते जाए। जो मैंने आपको लिखाए थे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण मैंने इसीलिए नहीं लिया था, क्योंकि अगर मैं वहां पर लेता आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर देते। इसलिए नहीं लिया ताकि आप ये चीज भी सीखे कि जैसे जैसे आप प्रश्न करते जाओगे आपको कोई नई चीज मिलती है तो आप उनको नोट्स में ऐड करते जाए, ताकि लास्ट में आप जब नोट्स को पढ़ेंगे परीक्षा से पूर्व तो वो एक तरह से आपका पूरा संपूर्ण मटेरियल रहेगा, जिसमें से प्रश्न बाहर जाने के कोई चांस नहीं रहेंगे। तो इन दोनों चीजों को भी आप वहां पर ऐड कर ले, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण को भी। ये दोनों भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करें, एक रासायनिक परिवर्तन ला सकता है। ए ऑप्शन है स्वाद में परिवर्तन, बी है रंग में परिवर्तन, सी है गैस का उत्सर्जन और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है, उसमें स्वाद में भी परिवर्तन आता है, रंग में भी परिवर्तन आता है और गैस का उत्सर्जन मतलब एक नए पदार्थ का भी निर्माण होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? जो आपको उदाहरण दिए गए हैं चार, इनमें भौतिक परिवर्तन कौन सा है? पहला है लकड़ी का जलना, दूसरा है फल का पकना, तीसरा है लोहे का गर्म होना और चौथा है लोहे में जंग लगना। तो इनमें हम पहले ऑप्शन की बात करें, लकड़ी का जलना। अगर हमने लकड़ी को जला दिया तो एक नया प्रोडक्ट बन गया, राख बन गई। उस राख को हम वापस लकड़ी में बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। इसलिए ये लकड़ी का जलना क्या रहेगा? भौतिक परिवर्तन ना होकर क्या रहेगा? रासायनिक परिवर्तन रहेगा। भौतिक परिवर्तन तो वो रहते हैं जिनमें हम कोई अभिक्रिया या कोई परिवर्तन हो रहा है उसको पुनः पूर्व स्थिति में ला सके। जैसे पानी से हमने बर्फ बनाई और बर्फ को हम वापस किस में बदल सकते हैं? पानी में बदल सकते हैं। तो यह जो अभिक्रिया या यह जो परिवर्तन रहेगा यह क्या रहेगा? भौतिक परिवर्तन रहेगा। तो आप ये याद रखें, भौतिक परिवर्तन कोई सा भी ऑप्शन हो तो आप ये बात उसमें सोचे कि क्या मैं इस अभिक्रिया या इस परिवर्तन के बाद पुनः पूर्व वाली स्थिति में जा सकता हूं। अगर जा सकते हैं तो वह भौतिक परिवर्तन रहेगा और नहीं जा सकते तो वह रासायनिक परिवर्तन रहेगा। अगर लकड़ी को हमने जला दिया उसके बाद राख बन गई, वो एक नया प्रोडक्ट या नया पदार्थ बन गया या नया उत्पाद हो गया, अब हम उसको पुनः लकड़ी नहीं बना सकते। इसलिए यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फल का पकना, कोई फल है अगर वो पक गया, जैसे आप पपीता की बात करो, पपीता कच्चा था आज वो पक गया है, अब पके हुए पपीता को हम वापस कच्चा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। मतलब यह भी क्या रहेगा? रासायनिक परिवर्तन रहेगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय रहता है। उसमें एक बार जो पदार्थ या उत्पाद बन गया उसको हम पुनः मूल पदार्थ में नहीं बदल सकते। लोहे का गर्म होना, लोहा गर्म हुआ उसको हमने ठंडा किया वो वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ गया, तो यह क्या है? इसका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। तो इसमें जो सी ऑप्शन रहेगा आपका क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लग गई, अब आप उस जंग को वापस लोहे में नहीं बदल सकते। तो लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये एक इंपॉर्टेंट है।
लोहे में जंग लगना जो है दोस्तों ये किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि लोहे को गर्म करना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। और हमें यहाँ पर भौतिक परिवर्तन पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करें, जब ब्लेड की नोक को गैस स्टोव पर रखा जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन आता है? जो ब्लेड रहती है उसकी नोक को अगर हम गैस स्टैंड पे रखें, आग में, जलती हुई आग में रखें, तो किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? रासायनिक, भौतिक, अपरिवर्तनीय या इनमें से कोई नहीं। अगर हम ब्लेड की नोक को गैस की लो पर रखेंगे तो वो थोड़ी देर में गर्म होकर एक तो काली पड़ जाएगी, थोड़ी ज्यादा देर गर्म करेंगे तो वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगी, और जैसे ही हम उसको हटाएंगे कुछ समय बाद वो अपने वापस पूर्व वाले मूल रूप में आ जाएगी। तो यह जो परिवर्तन रहेगा यह क्या रहेगा? भौतिक परिवर्तन रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लेड के कोई रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। तो यह जो रहेगा ये क्या रहेगा? भौतिक परिवर्तन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, आतिशबाजी का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन है? जो पर्व, किसी त्योहार पर हमारे द्वारा जो आतिशबाजी की जाती है उसमें जो विस्फोट होता है वो किस प्रकार का परिवर्तन रहता है? तो वो जो रहता है दोस्तों, वो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन, दूसरा उदासीन, तीसरा रासायनिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो उस प्रकार का जो परिवर्तन रहता है आतिशबाजी में, जो विस्फोट फूटते हैं, उस वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपने मान लो किसी बम को फोड़ा, बम फूटा, उसमें देखो एक तो जो बारूद या उसके अंदर जो पदार्थ मिला हुआ है, हम बारूद की बात करें तो बारूद को जैसे ही हमने फोड़ा किसी भी बम में, उसके फूटने के बाद एक तो वो बारूद क्या हुआ, अभिक्रिया के दौरान, परिवर्तन के दौरान, एक तो प्रकाश ऊर्जा में बदला, एक तो उसमें से प्रकाश निकला, दूसरा ध्वनि निकली। तो जो परिवर्तन हुआ वो उत्क्रमणीय नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक बार किसी बम को फोड़ने के बाद पुनः उसको पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते, तो यह जो परिवर्तन रहेगा यह क्या रहेगा? रासायनिक परिवर्तन रहेगा। रासायनिक परिवर्तन की यही सबसे खास बात है, आपको याद रखनी है कि जब भी परिवर्तन हो आप सोचें कि क्या इसको मैं पुनः पूर्व स्थिति में ला सकता हूँ? फूटे हुए बम से मैं वापस वही बम बना सकता हूँ जो उसकी पूर्व स्थिति में थे? नहीं बना सकता, मतलब वह रासायनिक परिवर्तन में आएगा। नेक्स्ट हम बात करें, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? जो समुद्री जल है उससे जो साधारण नमक है वो किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है आसवन, दूसरा ऑप्शन है वाष्पन, तीसरा ऑप्शन है हिमकरण और चौथा ऑप्शन है गलन। तो जो समुद्री जल है उससे नमक दोस्तों वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण द्वारा ही समुद्र के जल से जो नमक है, साधारण नमक, उसको प्राप्त किया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें वाष्पन सही रहेगा। बाकी जो विधियां है उनको हम मिश्रण जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी उसमें हम मिश्रण वाली क्लास में उसको पढ़ेंगे। तत्व यौगिक और मिश्रण में मिश्रण की विधियां हैं सारी, उसमें हम पढ़ेंगे मिश्रण से किसे हम पृथक करते हैं। अब आगे हम पढ़े रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, पत्तियों का जलना, ताजा कटे केले का भूरा या काला हो जाना, अंगूर का किण्वन और पानी का जम जाना। तो रासायनिक परिवर्तन की हम बात करें दोस्तों तो पत्तियों का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जली हुई पत्तियों से आप वापस पुनः पूर्व वाली पत्तियां नहीं बना सकते। ताजा कटे केले का भूरा या काला होना, ताजा कटे केले की बात करें, सेब की बात करें तो उनको काटने के बाद उनके ऊपर एक अलग कलर की परत आ जाती है कुछ समय बाद, उसको हम पुनः पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते, तो यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन करते हैं तो यह भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। और पानी का जम जाना, यह पानी का जम जाना क्या है दोस्तों? यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जमे हुए पानी को हम वापस पिघलाकर पूर्व वाली स्थिति में ला सकते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ठोसों में निश्चित होता है। जो ठोस हमने पढ़े थे, ठोसों में निश्चित होता है, ओ ऑप्शन है आकार, बी ऑप्शन है आयतन, सी ऑप्शन है घनत्व। तो दोस्तों हमने बात करी थी ठोसों में तीनों ही चीजें क्या रहती है? निश्चित रहती है। ठोसों का आकार, आयतन और घनत्व, मतलब उपरोक्त सभी तीनों ही ऑप्शन इसमें आंसर रहेंगे। तीनों ही चीजें क्या रहती है? निश्चित रहती है। नेक्स्ट हम बात करें, जंग लगने के लिए आवश्यक है। जो लोहा रहता है इस पे जो जंग लगती है इसके लिए क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन व जल। तो जो ऑक्सीजन और जल दोनों की ही उसमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। जो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों ही आवश्यक है। जंग जो है, जंग की बात करें दोस्तों तो जंग जो रहता है ये रहता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र भी आप याद रखें, Fe2O3। जंग जो रहता है दोस्तों वो आयरन ऑक्साइड रहता है, Fe2O3। यह ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में लगता है। जल मतलब एक तरह से आप नमी की बात करें, कहीं पर नमी है तो भी जंग लग जाएगी, और ऑक्सीजन और जल अगर उसको पूर्ण रूप से मिल रहा है तो उसमें भी क्या लगेगी? जंग लगेगी। तो जो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करें,
निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? भोजन का पकना, बी ऑप्शन लोहे पर जंग लगना, सी ऑप्शन मैग्नीशियम के फीते का जलना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सही। भोजन का पकना है दोस्तों, जैसे अभी हमने बात करा था फलों का पकना, तो वह भी रासायनिक परिवर्तन था। तो भोजन का जो पकना है वह भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन ही है। आपने किसी सब्जी को काट कर अगर उसको पकाकर उसकी सब्जी बना ली, तो उस बनी हुई सब्जी को हम मूल रूप से वापस पूर्व वाली स्थिति में नहीं ला सकते। तो भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और मैग्नीशियम के फीते का जलना, जो मैग्नीशियम का फीता है वो जो जब जलता है, तो उस जले हुए मैग्नीशियम के फीते से हम पूर्व वाले मैग्नीशियम के फीते को नहीं बना सकते। तो यह भी क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। और उपरोक्त सभी इसमें क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? यह सही हो जाएगा, क्योंकि भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना और मैग्नीशियम के फीते का जलना, यह तीनों ही किसके उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। मैग्नीशियम के फीते का जलना, ये याद रखें, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर ले इसको। नेक्स्ट हम बात करें क्रिस्टलीकरण उदाहरण है। जो क्रिस्टलीकरण है ये किसका उदाहरण है? ए रासायनिक परिवर्तन का, बी भौतिक परिवर्तन का, सी जैविक परिवर्तन का और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया रहती है दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण रहती है। समुद्र से नमक प्राप्त करने के लिए एक इस विधि का भी प्रयोग किया जाता है। इससे शुद्ध रूप से नमक की प्राप्ति होती है। इसको भी हम मिश्रण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी तत्व यौगिक मिश्रण, उसमें पढ़ेंगे। ये सारी विधियां वहां पर आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको नहीं लिया, वरना ये क्लास बहुत लंबी हो जाती है आपकी। अब बात करें क्रिस्टलीकरण की, मैंने आपको बता ही दिया, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यह भी समुद्र से नमक प्राप्त करने के लिए की जाती है और इसमें शुद्ध नमक प्राप्त होता है। कणों में उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ की अवस्था है। जो कण है उनमें उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण के बल के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्था है? ए ऑप्शन है 5, बी है 3, सी है 4 और ये डी ऑप्शन है 2। तो जो पदार्थ की जो है कणों में उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर जो अवस्था है वो क्या है? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। और अगर ऐसे ही आपसे पूछ ले कि पदार्थ की अभी तक कुल कितनी अवस्थाएं खोजी गई है, तो आप वहां पर 5 उत्तर लगाएंगे। पहली है ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी अवस्था जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन और पांचवी अवस्था की हम बात करें तो पांचवी अवस्था में हमने जो उस खोजी गई थी उसमें हमने बात करी थी किसकी? पहली बात करें ठोस, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था थी प्लाज्मा और पांचवी थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो पहली यह है, दूसरी, तीसरी, यह तो किसी भी क्रम में आप लिख दो, लेकिन चौथी अवस्था में जो आएगा दोस्तों वो प्लाज्मा का नाम आएगा। और पांचवी अवस्था की हम बात करें तो उसमें आएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं खोजी गई थी उनके नाम मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिए। प्रश्न ऐसा है, अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं बताइए, तो आपको 3 वाले ऑप्शन पे टिक करना है। प्रश्न ऐसे आए, अभी तक पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं खोजी गई है, तो आपको कितनी अवस्थाएं बतानी है? 5 अवस्थाएं बताइए। 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम बात करें परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है। जो पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वो किस कारक पर निर्भर करता है? पहला है रचना में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है रंग में परिवर्तन, तीसरा है अवस्था में परिवर्तन और डी है उपरोक्त सभी। जो पदार्थ में परिवर्तन है दोस्तों, रचना में, रंग में और अवस्था में, तीनों ही परिवर्तन पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो जो डी ऑप्शन रहेगा आपका, ये क्या रहेगा? इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें द्रवों में निश्चित होता है। जो द्रवों की बात करें तो इनमें क्या निश्चित होता है? ए ऑप्शन है आकार, बी ऑप्शन है आयतन, सी ऑप्शन की बात करें तो आकार व आयतन दोनों, और डी ऑप्शन की बात करें तो आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो द्रवों की हमने बात करी थी दोस्तों, तो द्रवों में दोस्तों आयतन जो होता है वो निश्चित होता है और आकार जो रहता है वो अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पानी से भरी हुई बाल्टी को अगर एक कमरे में ढोल दूं तो धीरे धीरे उसका आकार चेंज होता रहेगा, वो फैलता जाएगा, मतलब आकार उसका निश्चित नहीं रहेगा और आयतन जो रहेगा उसका क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। इसी प्रकार हम ठोस की बात करें, किसी ठोस पदार्थ को अगर या किसी लकड़ी के गुट्टे को मैं अगर किसी कमरे में फेंकूं तो वो जहां जाके रुकेगा वो उसी आकार में वहां पर रहेगा, वो उसके बाद उसको फैलेगा नहीं। जबकि पानी जो है वो लगातार फैलता जाएगा, मतलब उसका आकार निश्चित नहीं रहेगा। और ठोस की बात करें तो उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहते हैं। तो द्रवों का क्या रहता है? द्रवों में निश्चित होता है, द्रवों में केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ए ऑप्शन है भोजन में दुर्गंध आना, बी अगरबत्ती का जलना, सी लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना और डी कोयले का जलना। अब पहले ऑप्शन की बात करें भोजन में दुर्गंध आना,
कोई भोजन है कई दिनों से रखा है, अगर उसमें दुर्गंध आने लगी तो आप कितना भी प्रयास कर ले उससे सुगंध नहीं आएगी। तो यह क्या है, एक तरह से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। अगरबत्ती का जलना, जली हुई अगरबत्ती से हम वापस पूर्व वाली अगरबत्ती नहीं बना सकते। अगर ऐसा हो जाता तो लोग बाग एक बार अगरबत्ती खरीद के लाते, उसके बाद उनको अगरबत्ती खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जलाते बनी हुई राख से वापस अगरबत्ती बना लेते। तो अगरबत्ती का जलना क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, रासायनिक परिवर्तन रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बार अगरबत्ती जली, उसको जलने के बाद मैं पूर्व स्थिति में थोड़ी ला सकता हूँ। मतलब अगरबत्ती का जलना भी किसमें आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। अब बात करें लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना। लकड़ी रखी हुई है, उसके लट्ठों को मैंने टुकड़ों में काट दिया। तो लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में अगर मैंने काटा, मैं उनको वापस जोड़ सकता हूँ। जोड़ने का मतलब यह है कि मैं इनको इकट्ठा करके वापस एक ही तरह से जमा सकता हूँ लकड़ी के लट्ठों को। तो वो क्या रहेगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। टुकड़े करना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जलाना, किसी भी पदार्थ को आपको फाड़ना या टुकड़े करना तो भौतिक परिवर्तन में आएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुने, किसी भी पदार्थ के टुकड़े करना या उसको फाड़ना, ये तो आएगा किसमें, भौतिक परिवर्तन में। या और किसी भी पदार्थ को जलाने की जैसे ही बात होगी, जला हुआ किसी भी पदार्थ को जलाना, सीधा वो किसमें आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। क्योंकि जली हुई चीज को तो पूर्व स्थिति में लाना नामुमकिन है। तो जो किसी भी पदार्थ को अगर हम जलाने की बात करेंगे तो वह किसमें आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। और फाड़ने या टुकड़े करने की बात करेंगे तो वह किसमें आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। इस चीज को आप कंफर्म याद रखें। और डी ऑप्शन है कोयले का जलना। जो कोयले का जलना है, ये जलना जलना ये दोनों ही जलना है। अगरबत्ती का जलना, कोयले का जलना, तो ये दोनों ही किसमें आएंगे, रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। हाँ, एक चीज और आप याद रखें, बल्ब का जलना, बल्ब रहेगा उसका जलना एक अलग तरह की प्रक्रिया, वो भौतिक परिवर्तन में आएगा। आप वहां याद है, देखिए बल्ब का जलना मतलब ये भी जल गया, ये जल गया, इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। जलना का मतलब ये है कि उसको नष्ट कर दिया, एक तरह से कोयला जला तो वहां राख बन चुकी है, नया पदार्थ बन गया। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप याद रखना, ऐसा नहीं कि इसमें जलना आ गया इसलिए ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बल्ब का जलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। बल्ब जब जला वो क्या रहेगा, भौतिक परिवर्तन रहेगा। उसको रासायनिक परिवर्तन में नहीं ले लेके बल्ब जल गया मतलब ये तो जल गया इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन में ले लिया, नहीं। बल्ब का जलना जो रहेगा वो भौतिक परिवर्तन में आएगा। अगरबत्ती का जलना, कोयले का जलना, या रासायनिक परिवर्तन है। भोजन में दुर्गंध आना, भोजन में दुर्गंध आने लगी मतलब वो सड़ गया या खराब हो गया, अब उसको हम पूर्व स्थिति में थोड़ी ला सकते हैं, इसलिए वह भी क्या रहेगा, रासायनिक परिवर्तन रहेगा। लकड़ी के लट्ठों को टुकड़े काटते हैं, उसको जलाया नहीं गया या उसमें कोई प्रक्रिया या कोई केमिकल मिला के उसको चेंज नहीं किया गया, मतलब उसका जो आणविक सूत्र या रासायनिक रूप से उसको किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तन नहीं किया। लकड़ी के टुकड़े को अगर हमने गुट्टे कर दिए तो भी वह लकड़ी ही रहेगी, और वह जो पूर्व स्थिति में थे वही गुण वो गुट्टे भी एक एक अलग अलग पार्ट भी उसके क्या करेंगे, शो करेंगे। जबकि भोजन से दुर्गंध आने पर क्या होता है कि भोजन से दुर्गंध आने के बाद तो वो भोजन बिल्कुल बदल जाता है। एक तो जैसे हम बात करें बहुत दिनों तक हो जाएगा तो वो चिपचिपा हो जाएगा या उसमें फफूंद आ जाएगी। तो इस प्रकार से भोजन पे दुर्गंध आना तो रासायनिक परिवर्तन रहेगा। जबकि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना, मतलब टुकड़ों में काटना, फाड़ना, इस प्रकार की प्रक्रिया तो भौतिक परिवर्तन में आएगी। जबकि जलाने वाली प्रक्रिया किस में आएगी, रासायनिक परिवर्तन में आएगी। और बल्ब का जलना यहाँ पर भौतिक परिवर्तन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, ये चीजें आप समझ रहे होंगे, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। कोई पदार्थ है उसका ठोस से सीधा गैस में बदलना, मतलब ठोस के बाद द्रव अवस्था में बदलते हैं। जैसे पानी को मैं, बर्फ है, बर्फ को मैं गर्म करूं तो पहले वो ठोस अवस्था में बर्फ है, उसको गर्म करूंगा तो वो पानी में बदलेगा, फिर पानी के बाद वो किस में जाएगा, भाप या गैसीय अवस्था में बदलेगा। लेकिन अगर यहाँ कोई ऐसा पदार्थ जो ठोस से सीधा ही गैसीय अवस्था में बदल रहा है तो उस परिवर्तन को क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है संघनन, बी ऑप्शन है वाष्पीकरण, सी ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, डी ऑप्शन है निक्षेपण। तो इस प्रकार का परिवर्तन जिसमें पदार्थ ठोस से सीधा ही गैस में बदल रहा है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे इसको, ऊर्ध्वपातन। अगर कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में बदल रहा है तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। इस चीज को याद रखें। नेक्स्ट हम बात करें, लोहे के टुकड़े को खुले में छोड़ दे तो कुछ समय बाद उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है। इस भूरे रंग के पदार्थ का नाम क्या है। लोहे के टुकड़े को अगर हम खुले में छोड़ दे तो कुछ समय बाद उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, उस भूरे रंग के पदार्थ का नाम पूछा गया। ए ऑप्शन है कवक, बी फफूंद, सी जंग और डी धूल। तो जो लोहे पर लगती है दोस्तों वो क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, क्योंकि खुले में छोड़ने पर उसको ऑक्सीजन वायुमंडल से मिल जाती है और कहीं पर थोड़ी सी नमी उसको और मिलनी चाहिए, उसके बाद उसमें अपने आप ही क्या लग जाएगी दोस्तों, जंग लग जाएगी, समय के साथ उसमें जंग लग जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना। कोई पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में था, गैस से किस में आया, द्रव में आया, इसको क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है संगलन,
बी ऑप्शन है संघनन, सी ऑप्शन है वाष्पीकरण और डी ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। तो किसी पदार्थ का गैस से द्रव में बदलना दोस्तों संघनन कहलाता है। संघनन अलग चीज है और संगलन अलग चीज है। ये भी मैंने आपको वहां पर थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ाया था, आप वहां पर देख लेना, इससे पूर्व वाली क्लास में, एक ही क्लास में हमने इसको पूर्ण कर दिया था, आप वहां पर जाके देख लें। तो गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाएगा। विद्युत बल्ब का चमकना, देखो दोस्तों ये आ गया विद्युत बल्ब का चमकना। प्रश्न में आपको ऐसे भी दे सकते हैं विद्युत बल्ब का जलना। चमकना की जगह अगर यहाँ जलना आ गया तो इसका मतलब ये नहीं आप समझे कि उसमें आग लगा दी, नहीं, विद्युत बल्ब चमका मतलब चमकना या जलना भी प्रयोग कर सकते हैं। एक परिवर्तन है, अभी आपको मैंने बताया ए ऑप्शन तो आएगा नहीं भौतिक परिवर्तन, ए बी ऑप्शन इसमें रासायनिक परिवर्तन तो आएगा ही नहीं, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और चमत्कारिक तो हम कैसे कहेंगे, लोहे में विद्युत बल्ब का चमकना एक चमत्कारिक परिवर्तन है, ये ऑप्शन तो इसमें होने के चांस ही नहीं है। तो विद्युत बल्ब का चमकना एक परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन आएगा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करें किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदलना। कोई पदार्थ था जो गैसीय अवस्था में था, यहां से सीधा किस में बदला, ठोस में बदला। तो किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, ए ऑप्शन है वाष्पन, बी ऊर्ध्वपातन, सी संघनन और डी ऑप्शन है निक्षेपण। तो किसी पदार्थ का ठोस से द्रव, ठोस से सीधा गैस में बदलना तो ऊर्ध्वपातन था। कोई पदार्थ अगर ठोस से सीधा गैस में बदल रहा था तो उसको तो हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन अगर कोई पदार्थ गैस से सीधा ठोस में बदल रहा है तो इसको निक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे, निक्षेपण। तो डी ऑप्शन जो हमारा ये रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन को याद रखें, डी ऑप्शन गैस से किस में बदल रहा है, सीधा ठोस में बदल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों, लेकिन कभी प्रश्न आता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैस से ठोस में बदल रहा है तो ऊर्ध्वपातन होगा, संघनन होगा या निक्षेपण होगा। अब ऊर्ध्वपातन में तो ठोस से गैस में बदलते हैं, जबकि निक्षेपण में क्या होता है, गैस से ठोस में बदलता है। तो आपको निक्षेपण यहाँ पर क्या लगाना, आंसर लगाना है। नेक्स्ट हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान है। ए ऑप्शन है वस्तु का आयतन बदलना, बी ऑप्शन है वस्तु का आकार बदलना, सी ऑप्शन है वस्तु का रंग बदलना और डी ऑप्शन है नए पदार्थ की उत्पत्ति। तो जो रासायनिक परिवर्तन है इसका सबसे सही पहचान यह है कि इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ की उत्पत्ति इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नए पदार्थ की उत्पत्ति रासायनिक परिवर्तन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आधार या पहचान हम कह सकते हैं। जैसे हमने अगरबत्ती को जलाया, नया पदार्थ राख बन गई, कोयले को जलाया, नया पदार्थ राख बन गई। तो नए पदार्थ की क्या होनी चाहिए, उत्पत्ति होनी चाहिए। फल का पकना, फल पहले कच्चा था, अब नया पदार्थ क्या बना, फल में जो कच्चा था वो क्या हो गया, पक्का हो गया, मतलब फल पक चुका है। अब पके हुए फल को मैं पुनः कच्चे फल में बदल सकता हूँ क्या, नहीं बदल सकता। तो नया पदार्थ की उत्पत्ति हुई मतलब पका हुआ फल, पहले कच्चा फल, अब नया पदार्थ क्या हुआ, कच्चा फल से पका फल, कच्चा से पक्का, तो वो क्या हो गया, नया पदार्थ उत्पत्ति होगी। तो उसको क्या कहेंगे हम, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। यही एक मूल बात आप याद रखें दोस्तों। एक बार और बता रहा हूँ, रासायनिक परिवर्तन में किसी पदार्थ का जब निर्माण होगा तो उस निर्मित पदार्थ को हम पुनः पूर्व वाली स्थिति में नहीं ले जा सकते। तो आप अगर प्रश्न में कंफ्यूज हो, ऑप्शन में कंफ्यूज हो, तो आप ये सोचे कि यह काम होने के बाद में क्या इसको पूर्व स्थिति में पुनः ले जा सकता हूँ क्या, अगर नहीं ले जा सकते तो वो रासायनिक परिवर्तन रहेगा। अब आप ये बात इसमें ये नहीं सोचे कि लकड़ी के गट्टे को काट दिया, अब उनको जोड़ नहीं सकते। अरे तो लकड़ी के गट्टे को हमने टुकड़े किए, जलाया नहीं है, जलाने के बाद पुनः लकड़ी थोड़ी बना सकते थे। टुकड़े करने के बाद अगर मैंने लकड़ी का एक कोई लंबी सी लकड़ी उसके दो टुकड़े कर दिए, तो क्या उस दो टुकड़े होने के बाद वो दोनों लकड़ियों के गुण अलग अलग थोड़ी हो गए, गुणों को भी तो देखो आप, वो लकड़ी जो पहले थी वह वैसे ही मजबूत है, दूसरा उसका टुकड़ा भी उतना ही मजबूत है जितना पहला वाला टुकड़ा है। तो जो लकड़ी के टुकड़े करने पर उसके भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा, उसको रासायनिक परिवर्तन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े करने पर उस लकड़ी के गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि लकड़ी को जलाने के बाद उसके गुणों में परिवर्तन हो जाएगा, वो क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। अब राख को आप जलाने में यूज कहाँ से करोगे, क्योंकि बनी हुई राख अब वापस आप लकड़ी नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से माइंड को थोड़ा सा सही दिशा में सोचे, ऐसा नहीं सोचे कि भाई लकड़ी के टुकड़े कर दिए, अब लकड़ी के टुकड़े करने के बाद लकड़ी थोड़ी जुड़ जाएगी उससे, मतलब ये तो पुनः पूर्व स्थिति में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। आपको इतना ज्यादा भी नहीं सोचना है कि आप परिवर्तन को ही अपने हिसाब से चेंज कर दे। तो आप मूल रूप से जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से सोचते जाए और उस प्रकार से आप ऑप्शन में अपना दिमाग लगा के सही ऑप्शन को पकड़ ले। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं संपीड्यता का सही क्रम है। संपीड्यता का देखते हैं, सबसे ज्यादा किसमें संपीड्यता रहती है, ए ऑप्शन में दे रखा है, सबसे कम गैस में, उससे ज्यादा द्रव में, फिर ठोस में, बी ऑप्शन में गैस द्रव ठोस तीनों में बराबर, सी ऑप्शन में गैस में सबसे ज्यादा संपीड्यता, फिर द्रव में, फिर ठोस में उससे कम,
सबसे ज्यादा गैस में, फिर उससे कम द्रव में, फिर उससे कम ठोस में। डी ऑप्शन की बात करें तो संपीड़ितता सबसे ज्यादा गैस में, फिर उससे कम ठोस में, फिर उससे कम द्रव में। तो यहाँ पर जो है आपका दोस्तों सी ऑप्शन सही रहेगा। संपीड़ितता सबसे ज्यादा गैस में रहती है, फिर द्रव में रहती है, फिर ठोस में रहती है। ठोस में नगण्य रहती है, न के बराबर, हल्का सा संकुचन हो सकता है बहुत अधिक दाब लगाने पर। अब हम बात करें लोहे पर जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त है। जो लोहा रहता है इस पर जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त है। ये ऑप्शन है शरद, बी है बसंत, सी है वर्षा और डी है ग्रीष्म। तो लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे पर जो जंग लगती है उसमें ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन जल दोनों की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन तो वायुमंडल में मिल ही जाती है। क्या आवश्यक है, जल और आवश्यकता। वर्षा ऋतु जो रहती है वो सबसे उपयुक्त रहती है लोहे पर जंग लगने के लिए। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अंतर आणविक स्थान का सही क्रम है। जो ठोस द्रव गैस है इनमें अंतर आणविक स्थान का सही क्रम क्या है। ए ऑप्शन है सबसे कम गैस में, फिर द्रव में गैस से ज्यादा, फिर द्रव से भी ज्यादा किसमें, ठोस में। बी ऑप्शन है सबसे ज्यादा गैस में, फिर उससे कम ठोस में, फिर उससे कम द्रव में। सी ऑप्शन है गैस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में, उससे कम, फिर उससे कम ठोस में। और डी ऑप्शन है सबसे ज्यादा द्रव, फिर उससे कम ठोस, फिर उससे कम गैस में। तो यहाँ पर भी अंतर आणविक स्थान की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा अंतर आणविक स्थान गैसों में होता है, फिर उससे कम द्रवों में होता है और उससे कम किस में होता है, ठोस में होता है। नेक्स्ट हम बात करें लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है। जो लोहा है इस पर जिंक की जो परत है दोस्तों वो इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि उसके ऊपर क्या नहीं लगे, जंग नहीं लगे। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है जंग लगना, बी ऑप्शन गैल्वेनाइजेशन, सी ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण और डी ऑप्शन है आसवन। तो जो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसको यशद लेपन भी बोला जाता है, ये याद रखें आप। लोहे पर जिंक की परत चढ़ना को गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन भी कहते हैं, इसको गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। ये तीनों, या गैल्वेनीकरण, ये भी याद रख ले, गैल्वेनीकरण, तीनों ही नाम याद रखे। यशद लेपन का मतलब भी गैल्वेनाइजेशन ही है। और इसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। याद रखे जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर। किस लिए चढ़ाई जाती है, ताकि लोहा जो है सीधा ऑक्सीजन और वायु या नमी के, पानी या नमी के संपर्क में ना आए, जिससे क्या हो, जंग नहीं लगे। तो जंग से बचाने के लिए लोहों के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गैसीय पदार्थ में आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। बी ऑप्शन आकार निश्चित, आयतन अनिश्चित। सी ऑप्शन आकार व आयतन दोनों निश्चित। डी ऑप्शन आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित। तो जो गैसों की बात होती है दोस्तों इसमें आकार और आयतन दोनों ही क्या रहते हैं, अनिश्चित रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इन चार ऑप्शन में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पहला ऑप्शन है दूध से दही बनना, दूसरा है कागज का जलना, तीसरा है कागज का गलना या गीला होना, और डी ऑप्शन है मोमबत्ती का जलना। तो दूध से दही का बनना, दूध से दही बन गया, अब दही से हम दूध थोड़ी बना सकते हैं, मतलब ये क्या हो गया, ये तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। कागज का जलना, एक बार कागज को जला दिया, जले हुए कागज की जो राख बनी थोड़ी बहुत बनती है, उसको अगर हम एक कागज को ही जला रहे तो हल्की सी राख बनेगी, उससे वापस कागज थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब ये भी क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो। कागज का गलना या गीला होना, कागज है उसके ऊपर पानी डूल गया, वो गीला हो गया, अगर हम उसको धूप में रखे तो वापस सूख जाएगा। तो कागज का गलना क्या रहेगा, भौतिक परिवर्तन रहेगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती को जला दिया, अब वापस मोमबत्ती थोड़ी बन जाएगी, बनेगा। तो मोमबत्ती का जलना और पिघलना, यहाँ पर दो कंडीशन होती है। एक मोमबत्ती है, इसको आपने जलाया, ठीक है दोस्तों, इसका जलना और पिघलना दो। देखो मोमबत्ती जल रही है और पिघलती, दोनों क्रिया एक साथ होती है। पिघल के यहाँ पर क्या होगी, मोम इकट्ठा हो गया। ये क्या हो गया, पिघल पिघल के यहाँ पर मोम इकट्ठा हो गया। तो मोमबत्ती का तो जलना जो है दोस्तों ये तो रासायनिक रहेगा, रासायनिक परिवर्तन, जलना। और ये जो मोमबत्ती पिघल के यहाँ पर मोम इकट्ठा हुआ, मतलब पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना क्या रहेगा, यह रहेगा भौतिक परिवर्तन। यह चीज याद रखें। मोमबत्ती का जलना, क्योंकि मोमबत्ती जल रही है, जलने से क्या हो रहा है, मोम जल रहा है, मोम के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड या उसके जलने से कोई भी एक दूसरी गैस निकल रही है, एक ऊष्मा निकल रही है। तो मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। मोमबत्ती का यहाँ से गैसें भी निकल रही होगी, कि कोई ना कोई गैस इसके जलने से निकल रही होगी, और साथ ही क्या हो रहा होगा, ऊष्मा भी निकल रही है। तो मोमबत्ती का जलना जो है दोस्तों ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। याद रखे, पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन में आएगा और मोमबत्ती का जलना
रासायनिक परिवर्तन में आएगा। और कागज का गलना है तो इसमें क्या पूछा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कागज का गलना क्या रहे, या कागज का गलना या गीला होना क्या नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कागज की लुगदी बन जाती है, लुगदी से वापस लोग बाग कागज बना लेते हैं, तो कागज का गलना क्या रहे, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब हम बात करें, बेकिंग सोडे को नींबू के रस में मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। अब बेकिंग सोडा है, इसको नींबू के रस में मिला दिया तो एक तो बुलबुले और गैस निकल रही मतलब रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि गैस भौतिक परिवर्तन में गैस कैसे निकलेगी, रासायनिक परिवर्तन में ही गैस निकल पाएगी। गैस निकल रही है तो बुलबुलों के साथ गैस निकलती है, तो गैस निकलने की वजह से कौन सा परिवर्तन रहेगा, ए ऑप्शन है भौतिक, बी रासायनिक, सी उदासीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या रहेगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है बेकिंग सोडे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था पहले, अम्ल साल लवण वाली में। बेकिंग सोडे में हम नींबू मिला रहे थे, मतलब बेकिंग सोडे की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या निकलती है, बुलबुलों के साथ गैस निकलती है। तो गैस कौन सी निकलती है, CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये कौन सा रहेगा, रासायनिक परिवर्तन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, ठोस द्रव गैस में गतिज ऊर्जा का सही क्रम है। तो दोस्तों ठोस द्रव गैस में हमने देखा था, पहला ऑप्शन दे रखा आपको गैस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में, फिर ठोस में। दूसरा ऑप्शन है सबसे ज्यादा ठोस में, फिर उससे कम द्रव में, फिर उससे कम गैस में। तीसरा ऑप्शन है सबसे ज्यादा द्रव, फिर उससे कम गैस, फिर उससे कम ठोस, और चौथा ऑप्शन है ठोस द्रव गैस में बराबर। तो हमने देखा था गतिज ऊर्जा का जो क्रम रहता है, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैस में रहती है, फिर द्रव में रहती है और फिर ठोस में रहती है। क्यों, क्योंकि अगर हम, आप घरों पे भी गैस की टंकी को हल्का सा लीकेज होने पर पूरे ही रूम में उसकी खुशबू आने लग जाती है थोड़ी देर में गैस की, और ज्यादा समय तक लीकेज रहे तो घर में हर कोने से और घर के बाहर तक उसकी गैस की क्या चली जाती है, खुशबू चली जाएगी, या गैस के निकलने के लोगों को पता चल जाएगी। द्रव है तो द्रव की गतिज ऊर्जा कम रहती है और ठोस की गतिज ऊर्जा सबसे कम रहेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन, लोहे के टुकड़े का चुंबकत्व, लोहा है उसके टुकड़े पर चुंबकत्व आना भौतिक परिवर्तन है क्या। बी ऑप्शन है नमक का पानी में घुलना, सी ऑप्शन है धातुओं का विस्तार एवं संकुचन, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो भौतिक परिवर्तन की बात करें तो लोहे के टुकड़े का चुंबकत्व, यह भौतिक परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, होता है। क्यों, क्योंकि लोहे के पास अगर हम चुंबक रखें तो वो धीरे धीरे उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, लेकिन जैसे ही हम चुंबक हटा के उसको वापस थोड़ी पुनः पूर्व वाली स्थिति में अकेला रखा रहने दे तो कुछ समय बाद वो चुंबकत्व का गुण वापस चला जाएगा, मतलब लोहा अपने पूर्व स्थिति में वापस वैसा ही रहेगा, मतलब वह चुंबकत्व का गुण नहीं शो करेगा। तो लोहे के टुकड़े का चुंबकत्व यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना भी भौतिक परिवर्तन, नमक पानी में घुला, उसका अगर हम धूप में रख दे या एक तरह से बोले तो उस हमने उसको वाष्पन कर दे, वाष्पीकरण कर दे पानी का, तो नमक वापस हमें पूर्व स्थिति वाला ही नमक हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन नमक का पानी में घुलना भी भौतिक परिवर्तन है। धातुओं का विस्तार एवं संकुचन, हमने किसी लोहे को गर्म किया, वो थोड़ा सा उसमें विस्तार हुआ, वापस हम उसको जैसे ही ठंडा होगा वो पूरा पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। तो धातुओं का विस्तार एवं संकुचन भी क्या रहेगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण रहेगा। तो भौतिक परिवर्तन है तो यहाँ पर तीनों उपरोक्त सभी किसमें आ जाएंगे, भौतिक परिवर्तन में आ जाएंगे। लोहे के टुकड़े का चुंबकत्व याद रखें, ये आपका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ऑप्शन में आए तो इसको भी आप वहां पर ऐड कर ले अपने नोट्स में। और धातुओं का विस्तार एवं संकुचन पर भी अगर मैंने वहां पर इस पॉइंट को नहीं लिखा है तो ये भी आप लिख ले, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट वहां पर छोड़े थे ताकि आपको ऑप्शन में मिलेंगे। अगर मैं सारी ही चीजें वहां लिखा देता तो आप फिर इन एमसीक्यू को समझ नहीं पाते। एमसीक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको, अगर आप किसी भी टीचर से एमसीक्यू की क्लास ले रहे हो, अगर आपको कुछ वहां पे इंपॉर्टेंट या कुछ पॉइंट मिलते हैं तो आप उनको उठा के अपने नोट्स में ऐड करते जाए, ताकि अंतिम रूप में जब आप तैयारी करेंगे तो आपको इन नोट्स के द्वारा तैयारी करते समय समस्या नहीं होगी और आप डायरेक्ट ही प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, मोमबत्ती में मोम का पिघलना परिवर्तन है लेकिन उसका जलना एक परिवर्तन है। ये अभी मैंने आपको बताया था, मोमबत्ती में मोम का पिघलना जो रहेगा यह भौतिक परिवर्तन रहेगा और उसका जलना क्या रहेगा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन रहेगा। बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको रासायनिक और भौतिक दे रखा था, सी में दोनों भौतिक और डी में दोनों रासायनिक दे रखे थे, लेकिन अभी मैंने आपको पढ़ाया था मोमबत्ती में मोम का जो पिघलना है वह भौतिक परिवर्तन है, लेकिन उसका जलना मतलब मोम का जलना है, मोमबत्ती का जलना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इस चीज को आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाप का संघनन। जो भाप है उसका संघनन क्या है, ए ऑप्शन है रासायनिक, बी भौतिक परिवर्तन, ए ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, बी ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भाप का संघनन क्या रहेगा, भौतिक परिवर्तन रहेगा। क्यों, क्योंकि भाप का संघनन होगा तो भाप से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा।
जल को वापस गर्म करो तो फिर भाप बन जाएगी, भाप को वापस संघनन करो तो फिर जल बन जाएगा। तो हम भाप से जल बना सकते हैं, जल से वापस भाप बना सकते हैं, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया एक तरह से। तो भौतिक परिवर्तन तो उत्क्रमणीय होते ही है, तो भाप का संघनन एक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, उदासीनीकरण है। उदासीनीकरण क्या है? ए ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उदासीनीकरण की बात करें दोस्तों, तो उदासीनीकरण क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपने वो ही पढ़ा था, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। तो अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बना रहे हैं दोस्तों, तो यह क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो दोस्तों अम्ल और क्षार की लवण और जल से जब हमने अभिक्रिया कराई तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया रहती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करता है तो लवण व जल का निर्माण होता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हमने कराई तो इससे लवण और जल बने, तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो यह क्या है, एक तरह से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण था। अम्ल क्षार वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो यह भी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बना, अब इस लवण से हम वापस अम्ल और क्षार थोड़ी बना सकते हैं, अगर बना लेते तो भौतिक परिवर्तन होता। और हमने वहां पर पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया जो रहती है वो क्या रहती है, अनुत्क्रमणीय रहती है, मतलब एक बार अभिक्रिया होने के बाद उसको पूर्व वाली स्थिति में नहीं लाया जा सकता। तो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण। नेक्स्ट हम बात करें, वह परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ को स्थितियों में परिवर्तन से वापस प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है। जो मूल पदार्थ है उसको अपनी पूर्व की स्थिति में वापस परिवर्तित किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी प्रतिवर्ती या उत्क्रमणीय परिवर्तन, डी ऑप्शन है ए व सी दोनों। तो इसका आंसर रहेगा ए व सी। किसी पदार्थ को, कोई पदार्थ है, इसको अगर अपन मूल स्थिति में वापस ला सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और उसी परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन या प्रतिवर्ती परिवर्तन भी कहते हैं। कोई पदार्थ है, जैसे बर्फ है, बर्फ को हमने पिघलाया, जल बना, बर्फ को पिघला के क्या बनाया, जल बनाया। जल को वापस हम जमा के क्या कर सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। तो बर्फ से जल बनना और जल से बर्फ बनना, ये क्या हो गया, उत्क्रमणीय। और इस उत्क्रमणी को प्रतिवर्ती भी कहते हैं। वहां प्रश्न में प्रतिवर्ती आ जाए तो आप कंफ्यूज न हो जाएंगे, नया शब्द क्या है, प्रतिवर्ती का मतलब है उत्क्रमणीय। और उत्क्रमणीय परिवर्तन किसमें होते हैं, भौतिक परिवर्तन में ही उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। या भौतिक परिवर्तन है बर्फ से जल का बदलना, फिर जल से अगर हम वापस बर्फ बना पा रहे तो ये क्या, उत्क्रमणीय है। जैसे बर्फ से जल बनाना और जल से वापस क्या बनाना, बर्फ बनाना, यह क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम एक बार बर्फ को पिघलाकर जल बना सकते हैं और जल को वापस जमा के क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। तो हम वापस जल से वापस मूल पदार्थ में आ सकते हैं। तो यह परिवर्तन उत्क्रमणीय हुआ। इस उत्क्रमणीय को ही प्रतिवर्ती भी कहते हैं। यह भी याद रखना, उत्क्रमणीय का नाम ही प्रतिवर्ती भी है। तो भौतिक परिवर्तन रहते हैं वह तो उत्क्रमणीय रहते ही है। तो किसी वह परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ को स्थितियों में परिवर्तन से वापस प्राप्त किया जा सकता है। बर्फ से जल बनाया, जल को मैंने ठंडा किया, इसकी स्थिति में परिवर्तन किया, ये वापस बर्फ बन गया, तो यह क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और भौतिक परिवर्तन चूंकि उत्क्रमणीय तो रहते ही, तो इस परिवर्तन को प्रतिवर्ती परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। इसलिए यहाँ ए और सी दोनों ऑप्शन आंसर रहेगा। तो डी ऑप्शन जो था आपका ए और सी दोनों, इसलिए हमने इस पे डी ऑप्शन क्या करा, यहाँ का उत्तर बता दिया। अब रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन जो रहते हैं दोस्तों, ये क्या रहेंगे, अनुत्क्रमणीय। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय रहेगा, ये बात याद रखना। जो रासायनिक परिवर्तन रहेगा वो क्या रहेगा, अनुत्क्रमणीय रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, लोहे की वस्तुओं में जंग तेजी से लगती है। लोहे की जो वस्तुएं उनमें जंग तेजी से कहाँ लगती है, ए ऑप्शन रेगिस्तान में, बी तटीय क्षेत्र में, सी ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लोहे की जो वस्तुएं उन पर जंग सबसे ज्यादा कहाँ लगेगी दोस्तों, तटीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि तटीय क्षेत्र या समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र रहेंगे, वहां पर नमी रहेगी। और लोहे को जंग लगने के लिए दो ही चीजें आवश्यक है, ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन तो वायुमंडल से ले लेगा, तो आप जहां पर भी लोहे को रखोगे वहां पर हवा रहेगी सही उसके आसपास वायुमंडल की, तो उसमें ऑक्सीजन रहेगी, तो ऑक्सीजन तो उसको वहां से मिल जाएगी। बात हो रही है जल या नमी की, तो तटीय क्षेत्र रहेगा, वहां पर नमी अधिक रहती है, तो नमी की वजह से वहां पर जंग लग जाएगी। रेगिस्तान में बात करें तो वहां पर बस हवा ही मिलेगी, उसको जल या नमी नहीं मिल पाएगी। इसलिए लोहे की वस्तुओं में जो जंग है वो ज्यादा कहाँ पर लगेगी, तटीय क्षेत्रों में लगेगी। नेक्स्ट हम बात करें, यौगिक का निर्माण है। जो यौगिक है उसका निर्माण क्या है, ए ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, बी भौतिक परिवर्तन, सी अस्थायी परिवर्तन, और डी है उत्क्रमणीय परिवर्तन। जो यौगिक है दोस्तों इसका निर्माण है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है।
तत्व, यौगिक और मिश्रण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वहां आप यौगिक पढ़ोगे, वहां पर आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा ज्यादा अच्छे तरीके से। पर आप याद रखें, यौगिक का निर्माण जो रहेगा वो रहेगा रासायनिक परिवर्तन रहेगा। यौगिक में एक से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यौगिक का निर्माण रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से स्टेनलेस स्टील के घटक कौन कौन से हैं? ये स्टेनलेस स्टील के घटक कौन कौन से हैं, ये प्रश्न आप बस एक बार देखें, इसको याद रखें। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से घटक काम में आते हैं? ए ऑप्शन है लोहा कोमा निकल, बी ऑप्शन है कार्बन कोमा क्रोमियम, और सी ऑप्शन है मैग्नीज। तो स्टेनलेस स्टील है दोस्तों, इसको बनाने में इन पांचों ही चीजों का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी लोहा निकल कार्बन क्रोमियम और मैग्नीज, इन सबका प्रयोग स्टेनलेस स्टील को बनाने में किया जाता है। यह स्टेनलेस स्टील क्या होता है? यह वह स्टील या एक प्रकार से इस प्रकार के स्टील में क्या होती है, जंग नहीं लगती। तो इनका प्रयोग उन जगह किया जाता है जहां पर हमें जंग की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो मूल रूप से जंग की आवश्यकता कहीं पर नहीं होती, लेकिन फिर भी वह स्थान, जैसे रेलवे में जो पटरियां प्रयोग की जाती है वो लगभग स्टेनलेस स्टील की बनी रहती है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की बनी रहेगी तो उनमें जंग नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो हमेशा ही, उनको तो सभी मौसम झेलने रहते हैं, बारिश, गर्मी और शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सभी प्रकार की ऋतुओं में उन लोहे की पटरियां या स्टील की जो पटरियां रहती है रेलवे में स्टेनलेस स्टील की, तो वह इन्हीं से बनी होती है। और इसकी खासियत रहती है स्टेनलेस स्टील की, इसमें जंग नहीं लगती। ठीक है दोस्तों, तो स्टेनलेस स्टील के घटक बस इतना सा याद रखें, इसमें लोहा, निकल, कार्बन, क्रोमियम और मैग्नीज, इन पांचों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, समुद्री जहाज में जंग जल्दी लगती है क्योंकि समुद्री जहाज में जंग जल्दी लगती है, इसका क्या कारण है? ए ऑप्शन है उसमें प्रयुक्त लोहा अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता, बी ऑप्शन वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं, सी ऑप्शन समुद्री जल लवणीय होता है जिससे जंग जल्दी लगती है। तो एक तो बी ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं, ये कथन सत्य सही है। समुद्री जल लवणीय होते हैं जिससे जंग जल्दी लगती है, यह भी सही है। तो जो ऑप्शन डी है ये इसका आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो जहाज है वो हर समय पानी में डूबा रहता है, और दूसरा जो समुद्र का जल रहता है वो लवणीय रहता है जिससे जंग क्या लगती है, जल्दी लगती है। दहन एक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है आपके, दहन कौन सा परिवर्तन है? मैंने आपको बताया दहन क्या रहेगा, वो हमेशा ही रासायनिक परिवर्तन रहता है। तो दहन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक उत्क्रमणी और प्रतिवर्ती एक ही बात है। भौतिक परिवर्तन में ही उत्क्रमणी और परिवर्तन होता है, और उत्क्रमणी का ही एक अलग नाम क्या है, प्रतिवर्ती है। तो उत्क्रमणी परिवर्तन को प्रतिवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों ऑप्शन अपने आप में सेम हो गया। तो दहन क्या है? एक परिवर्तन है रासायनिक। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बादल का निर्माण होना, विद्युत बल्ब का चमकना, सी कागज का फटना, और डी सोडियम को पानी में डालने पर परिवर्तन। तो जो डी ऑप्शन है सोडियम को पानी में डालने पर परिवर्तन, यह क्या रहेगा, आपका रासायनिक परिवर्तन रहेगा। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम Na+H2, सोडियम को पानी में डालेंगे तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इसके साथ क्या बनेगी, H2 गैस बनेगी, H2 गैस। तो जो सोडियम है इसको अगर मैं पानी में डालूंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस बनेगी। तो ये हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो सोडियम को पानी में डालने पर हाइड्रोजन गैस उसमें से बुलबुलों की तरह निकलेगी, या गैस है तो वो निकलेगी, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ बुलबुले होंगे सही। तो सोडियम की पानी से क्रिया कराने पर उसमें NaOH और H2 गैस निकले। अब H2 गैस तो निकल गई बाहर, अब इस NaOH से मैं वापस सोडियम थोड़ी प्राप्त कर सकता हूँ। तो यह जो अभिक्रिया रहेगी सोडियम को पानी में डालने पर परिवर्तन, यह क्या रहेगा, रासायनिक परिवर्तन रहेगा। तो यह क्या रहेगा, इसका उत्तर हो जाएगा कागज का फटना। देखो कागज को मैंने फाड़ दिया तो वह भौतिक परिवर्तन है, जबकि कागज को अगर मैं जलाऊंगा तो वह रासायनिक परिवर्तन रहेगा। याद रखना इस बात को भी। विद्युत बल्ब का चमकना अभी हमने पढ़ा भौतिक परिवर्तन है। बादल का निर्माण, जो बादल बनते हैं वह भी क्या है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम बात करें, भौतिक परिवर्तन नहीं है। ए ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण, बी ऑप्शन है शीशे का पिघलना, डी ऑप्शन है रबड़ बैंड का खींचना, और डी ऑप्शन है भोजन का पचना। तो इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो क्रिस्टलीकरण है दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन है। ये आपके अभी इससे पहले प्रश्न आ चुका है, बाकी ये ज्यादा क्लियर आपके उसमें हो जाएगा। अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास तत्व यौगिक और मिश्रण वाली में, तो मिश्रण को पृथक करने की वीडियो में क्रिस्टलीकरण आएगा, तो वहां पर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जो क्रिस्टलीकरण है ये भौतिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि क्रिस्टलीकरण में क्या किया जाता है, समुद्र के जल को क्रिस्टलीकरण द्वारा उससे नमक प्राप्त किया जाता है। तो क्रिस्टलीकरण है। शीशे का पिघलना, यह भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम का पिघलना जिस प्रकार से भौतिक परिवर्तन है, वैसे ही शीशे का पिघलना। शीशे का पिघलना मतलब शीशे जो रहते हैं वो बहुत धीरे धीरे, बहुत लंबे समय बाद थोड़ा सा पिघलते हैं। मतलब अगर कोई ग्लास है तो वो बहुत समय बाद गर्मी के प्रभाव से धीरे धीरे हल्का सा पिघलता हुआ नीचे की तरफ थोड़ा सा मोटा और ऊपर से थोड़ा सा पतला हो जाता है।
तो उस शीशे का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन में आएगा। रबड़ बैंड का खींचना, मैंने रबड़ के बैंड को खींचा, छोड़ा, वो वापस अपनी मूल स्थिति में आ गया, फिर खींचा, फिर छोड़ा, वो वापस अपनी मूल स्थिति में आ गया, तो रबड़ बैंड का खींचना ये भी किसमें आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। भोजन का पचना, आपने भोजन खाया, वो पच गया, उसको पचने के बाद हम वापस उससे भोजन थोड़ी बना सकते, तो भोजन का पचना क्या रहेगा, वो भौतिक परिवर्तन नहीं रहेगा, यह क्या रहेगा, रासायनिक परिवर्तन रहेगा। क्योंकि भोजन को एक बार पचने के बाद उसके गुण दोष सारे ही क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो भोजन का पचना किसमें आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। तो दोस्तों ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित हमारी न्यूमेरिकल से संबंधित या एमसीक्यू या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोले उससे संबंधित क्लास थी। इसमें लगभग मैंने वो सारे प्रश्न ले लिए जिससे आपके थ्योरेटिकल पार्ट भी पूर्ण रूप से साथ में कंप्लीट हो जाए, और इनमें वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आगे जो किसी न किसी रूप में आपको परीक्षा में मिल ही जाएगा। मतलब लगभग प्रश्न आने की संभावना रहेगी तो इन्हीं प्रश्नों में से आएगी, या तो ऑप्शन थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं या किसी न किसी ऑप्शन का डायरेक्ट प्रश्न बनकर वहां पर आ सकता है। तो इनको आप करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो हम क्लास लेंगे, अब जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बाद वो तत्व यौगिक और मिश्रण की लेंगे। तत्व यौगिक और मिश्रण से संबंधित मैं थ्योरेटिकल क्लास लूंगा, फिर उसके बाद हम उसके भी ऐसे ही न्यूमेरिकल करेंगे, और लगभग जो प्रश्न है वो बनने के जो चांस रहेंगे न्यूमेरिकल वाली जो क्लास है आप मेरी देख रहे हो इनमें से ही बनने के चांस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।